गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं अनुराग आपको शिक्षा का प्रसार यूट्यूब चैनल पे आज रसायन विज्ञान का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि पदार्थ विज्ञान से ये बना हुआ है। क्या पदार्थ विज्ञान से दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है। एक हमारा भौतिक विज्ञान और दूसरा हमारा रसायन विज्ञान। भौतिक विज्ञान की खोजकर्ता जो हैं वो कौन है? भौतिक विज्ञान की खोजकर्ता जो है न्यूटन। आपको प्रेम सर ने पढ़ाया होगा, हमारे भौतिक विज्ञान के टीचर ने। क्या होता है? न्यूटन किसके खोज करता है? भौतिक विज्ञान के। और रसायन विज्ञान की जो खोज करता है वो कौन है? लेवाशियर। कौन है? लेवाशियर। इन्होंने केमिस्ट्री की खोज की है। तो अब रसायन विज्ञान की परिभाषा क्या होती है? तो इसमें हम लोग देखते हैं किस चीज़ का अध्ययन करते हैं। तो हम लोग रसायन विज्ञान में पदार्थों का अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? पदार्थों के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। पदार्थों के अध्ययन को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। लेकिन जब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे तो ये नहीं लिखेंगे। हम लोग परिभाषा क्या लिखेंगे? हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं परिभाषा। तो परिभाषा जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग लिखते हैं क्या? जिस विज्ञान के अंतर्गत पदार्थों के गुणों का क्या करेंगे? पदार्थों के गुणों का, उनके संगठन, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। क्या है ये? रसायन विज्ञान की परिभाषा है। ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या किए थे कि जैसे कि भौतिक विज्ञान खोजकर्ता जो है हमारे न्यूटन है। रसायन विज्ञान की खोजकर्ता कौन है? लेवाशियर है। और एक और वो होता है, वो जीव विज्ञान, वो दूसरे पार्ट में होता है। उसको हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, वो हमारे लोग का सब्जेक्ट नहीं है। उसको जब जो सर पढ़ाएंगे जीव विज्ञान तो उसके बारे में वो लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो अब रसायन विज्ञान का परिभाषा क्या है? पदार्थों के अध्ययन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है। लेकिन जब इसकी हम परिभाषा लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? परिभाषा जब लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि वह विज्ञान जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुणों के, उनके संगठन, उनकी संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तन को रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है।
और इसके अंतर्गत हम लोग जो 11 की हमारी टॉपिक रहेगी, 11 की टॉपिक रहेंगे, तो वो फर्स्ट वैल्यू, जैसे कि आप लोग जानते भी होंगे कि रसायन विज्ञान में दो भाग में किताब का डिवाइड किया गया है, विभाजन किया गया है 2 भागों में, और उसको हम लोग दोनों भागों को पढ़ेंगे, पहले भाग और दूसरा भाग करके। तो पहले भाग में 7 टॉपिक आपको, यानी कि 7 चैप्टर मिलेंगे, और दूसरे भाग में भी आपको 7 चैप्टर मिलेंगे, जो कि हम लोग अभी जब अगली वाली वीडियो आएगी तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। लेकिन हम लोग उसके पहले हम लोग थोड़ा बेसिक रूप से जान लेते हैं कि रसायन विज्ञान का, जैसे हमारा वो बैनर ही आपको दिख रहा होगा जो सामने फ्रंट पे लगा हुआ है, तो उस पर पोस्टर पे देखा होगा कि हम लोग रसायन विज्ञान का परिचय देखेंगे, और उसके साथ साथ हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको देख लिए, रसायन विज्ञान की परिभाषा हो गई। अब उसके बाद हम लोग इसको रफ कर देते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रसायन विज्ञान परमाणु जो होता है वो कैसे बनता है, और किन किन चीज़ों से उसके बनता है, क्या होता है। लेकिन इसके लिए हम पहले रफ कर लेते हैं। तो हाँ, तो हम लोग देखते हैं, जैसे आप लोग देखे होंगे कि हमारे आसपास में वातावरण में जितने भी तत्व होते हैं, सब में कोई ना कोई रसायन क्रिया होती रहती है। ठीक है, कोई ना कोई रसायन का, जैसे कि बारिश भी होती है तो किस तरीके से रसायन का उस पर होता है, रसायन प्रभाव पड़ता है बारिश में। और जैसे कि अगर कोई वायु होती है तो उसमें कैसे रासायनिक प्रभाव पड़ता है, या कैसे रासायनिक वो सब चीज़ें रासायनिक तत्वों से मिलकर बना होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें परमाणु के बारे में पहले जान लेना चाहिए, परमाणु क्या है। ठीक है, तो परमाणु जो है वह छोटी से छोटी, हमारे आसपास के वातावरण में जो वह छोटे से छोटा अणु है। परमाणु क्या है, वो क्या है हम लोग देखेंगे। वह छोटे से छोटा अणु जिसको हम विभाजन नहीं कर सकते, डिवीजन नहीं कर सकते, जिसको विभाजन न किया जा सके। जिसको विभाजन न किया जा सके वह क्या कहलाएगा, परमाणु कहलाया जाएगा। परमाणु कहलाएगा। ठीक है, परमाणु जो है, जैसे कोई भी परमाणु है, ये परमाणु हो गया एक, मान लीजिए ये परमाणु है। ठीक है, तो इसके अंदर अब इसको हम विभाजित नहीं कर सकते। ये हम आपको समझाने के लिए बड़ा बना रहे हैं, लेकिन बहुत छोटा होता है। मान लीजिए कुछ इस तरीके से एकदम छोटा, तो उसके अंदर हम लोग ना इसको हम, क्योंकि हम इसके अंदर क्या होता है, कैसे क्या होती है, वो चीज़ बता नहीं सकते, इसलिए हम थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं। तो ये जो परमाणु है, तो इसके अंदर एक नाभिक होता है, ये केंद्र में, बिल्कुल केंद्र में नाभिक होता है। अब ये किससे बना होता है, सॉलिड होता है, यानी कि ये ठोस होता है। कैसा होता है, ठोस होता है। क्या है वो, क्या है, नाभिक है। नाभिक जो है वो ठोस होता है, और किन किन पदार्थों से ये यानी किन किन तत्वों से मिलकर बना होता है, वो क्या बना होता है, और ये बना होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या है, ये सोचेंगे आप। परमाणु मुख्य रूप से 3 अणुओं से बना होता है। अब वो कौन कौन से अणु हैं वो देखिए, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वो अणु है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन।
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इसको स्मॉल p से, इसको स्मॉल n से और e को स्मॉल e से, इसे प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए प्रोटॉन जो है वो उसका जो है जो चार्ज रहता है वो हमेशा पॉजिटिव में रहता है, मतलब कह सकते हैं हम कि धनात्मक चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन का जो होता है वो क्या होता है, वो निगेटिव चार्ज होता है, यानी कि ऋणात्मक। ऋणात्मक चार्ज होता है इसका, जिसको हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए जैसे इसको प्रोटॉन का भी लिखना होगा तो हम लोग कैसे लिखेंगे, P पॉजिटिव, यानी कि प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, और ऋणात्मक में E माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन माइनस। तो इस तरीके से हम इसको प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रोटॉन जो है इसकी खोज कब हुई थी, तो प्रोटॉन की जब खोज हम लोग देखेंगे तो प्रोटॉन की खोज हुई थी 1919 में। किसने किया था, ये आप लोग जानते होंगे कि रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। रदरफोर्ड ने जब किया था इसकी खोज की थी 1919 में की थी, प्रोटॉन की खोज की थी, जिसके बारे में उन्होंने डीप रूप से अध्ययन किया था, करवाया था। तो इन्होंने ये भी बताया था इसके बारे में कि इसका द्रव्यमान, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है, ये चीज़ इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या बताया था कि प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 × 10 के पावर क्या होता है, -27। ये होता है किसका, प्रोटॉन का द्रव्यमान। और ये प्रोटॉन का द्रव्यमान जो होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से लगभग 1836 गुना अधिक होता है। किसके द्रव्यमान से, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, मतलब इसके द्रव्यमान से ये 1836 गुना अधिक द्रव्यमान किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। और न्यूट्रॉन का भी देखिए, अब देखिए न्यूट्रॉन का, इसको थोड़ा रफ करते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। न्यूट्रॉन का जब खोज किए थे, कब किया गया था न्यूट्रॉन का खोज, तो 1932 में किया गया था। एक प्रोटॉन की खोज कब की गई थी, 1919 में। रदरफोर्ड ने 1919 में प्रोटॉन की खोज की थी, ठीक है। और न्यूट्रॉन की खोज कब हुई थी, 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी 1932 में। 1932 में जेम्स चैडविक ने खोज की थी। और ये कौन से थे, ये कैसे वैज्ञानिक थे, ये एक भौतिक वैज्ञानिक थे। कैसे वैज्ञानिक थे, ये पूछ लिया जा सकता है जब किसी भी प्रतियोगिता में ये पूछ सकता है कि चैडविक जो है न्यूट्रॉन की जो खोज करता है वो कौन से वैज्ञानिक करता थे, तो वो भौतिक वैज्ञानिक थे, ठीक है। इसके बारे में आप लोग डीप रूप से जानते रहेंगे। तो अब इसका द्रव्यमान भी देख लेते हैं। जब इसका द्रव्यमान हम लोग देखते हैं तो इसका द्रव्यमान जो होता है, किसका द्रव्यमान, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है वो होता है 1.6 × 10 की पावर -27। अब कहेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का दोनों का क्या द्रव्यमान एक होता है, तो सही बात है कि ये दोनों का द्रव्यमान एक होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन से कितना 1839 गुना अधिक होता है। बस इतना ही फ़र्क होता है कि ये जो होता है 1839 गुना अधिक होता है, किससे, न्यूट्रॉन के द्रव्यमान से। अब न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी देख लेते हैं जिससे कि हमको ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ये अधिक होता होगा। तो इलेक्ट्रॉन का जो खोज करता थे, ये कब खोज किया गया था, ये आपके 19वीं सदी में खोज की गई है। किसने, 19वीं सदी में। इलेक्ट्रॉन की खोज 19वीं सदी में की गई थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज करता थे जे थॉमसन।
कौन थे? जे थॉमसन। जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन, इन्होंने खोज किया था इसका। और इन्होंने इसका द्रव्यमान जो बताया था, वो द्रव्यमान इसका द्रव्यमान जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इन्होंने बताया था, तो द्रव्यमान देख लेते हैं कितना है। द्रव्यमान इसका है 9.11 10 की पावर -31 इसमें होता है केजी, किलोग्राम या केजी, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब देखिए, अब आप कहें कि द्रव्यमान यहाँ पर किलोग्राम में बता दिए, यहाँ पे हमने क्यों नहीं बताया, तो ये भी किलोग्राम में ही होता है, यानी कि केजी में, और ये भी द्रव्यमान जो होता है वो केजी में। द्रव्यमान हमेशा हम केजी में ही डोनेट करते हैं, देखते हैं उसको केजी में ही जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्रोटॉन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हुआ इसमें, ठीक है। तो अब देखिए प्रोटॉन का, जैसे कि हम लोगों ने अभी देखा कि नाभिक जो होता है वो ठोस होता है, नाभिक ठोस होता है, और ये किस किस से बना होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। तो अब सोचेंगे कि आप कि प्रोटॉन के मुख्य जो अणु हैं वो 3 अणु हैं, कौन कौन से? 3 अणु है प्रोटॉन, 3 अणु हैं। तो 3 अणु कौन कौन से हैं? वो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, अर्थात प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 अणुओं से मिलके, मुख्य 3 अणुओं से मिलके बना होता है। तो हम लोग देखे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे यहाँ पे अणु जो है केंद्रक में, नाभिक में जिसको कहते हैं, केंद्रक या नाभिक दोनों कह सकते हैं, तो उसके अंदर जो होता है वो होता है हमारा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, 2 नाभिक हो गए। अब 2 तत्व तो 2 अणु तो यहाँ पे मिल गए, लेकिन अब कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसके ऑर्बिट पे, यानी कि इसके कक्षक पे अपना भ्रमण करता है, और वो मुक्त रूप से कक्षक में भ्रमण करता है। उसको देखने के लिए हम देखेंगे अभी कि कैसे उसमें किस कक्षक में कितने होते हैं, और कैसे गुणा, मतलब कैसे वो घूमते हैं, किस तरीके से रहते हैं, वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए हम पहले इसको रफ कर देते हैं। देखिए ये जो परमाणु है, मान लीजिए ये हो गया परमाणु, ये परमाणु हो गया आपका, परमाणु हो गया। परमाणु में जो है केंद्रक में आपको अभी हमने बताया कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं दोनों। तो अब प्रोटॉन न्यूट्रॉन के जो चारों तरफ जो घूमता है, ये जो चारों तरफ घूम रहे हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे करते हैं? E- से डिनोट करते हैं। और इसमें ये चीज़ जो होता है वो प्लस होता है, और यहाँ पे होता है प्रोटॉन मान लीजिए, और यहाँ पे होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन 2 चीज़ से मिलकर बना होता है। अब प्रोटॉन जो पॉजिटिव, न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, और इलेक्ट्रॉन का माइनस चार्ज होता है, ठीक। यहाँ पे देखिए जो ये चीज़ें हैं ना, इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट, ऑर्बिट यानी कि कक्ष। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? या तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे? ऊर्जा स्तर, ऊर्जा स्तर, ठीक। या तो ऊर्जा स्तर बोलेंगे, और एक नाम और हम लोग देखते हैं इसका, वो भी बोलते हैं, उसको बोलते हैं सेल, इसे ही कोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोष। तो इन तीनों नामों से हम लोग इसको जानते हैं। किसको जानते हैं? ये जो कक्षक है, जैसे ये 1 2 3 4 इस तरीके से जितने भी हो गए, तो वो कक्षक कितने होते हैं? आज तक जितने भी तत्व खोजे गए हैं उनमें कितने ये कक्षक होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं कि वो जितने भी कक्षक होते हैं वो होते हैं 7। क्या होते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हम इसको ऊर्जा स्तर बोलेंगे, या हम लोग इसको बोलते हैं कक्ष, जिसको हम ऑर्बिट कहेंगे इंग्लिश में, कक्ष बोलेंगे, या तो इसको हम लोग कोष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कोष। तो वो कितने होते हैं? टोटल 7 होते हैं। उसको प्रदर्शित किससे किया जाता है? तो इसको प्रदर्शित हम लोग स्मॉल n से करते हैं। किससे करते हैं? स्मॉल n से। तो इसको, अब इसका काम ख़त्म हो गया है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। तो ये हो गया। और इसमें हम लोग इसको हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग, ये 7 होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो वो जो होते हैं हमारे गिवन 7 जो हैं वो इस तरीके से होते हैं। वो होते हैं K
L M N O P और Q, ये हो गया। ठीक है, इसी को हम लोग अगर नंबर से देखा जाए तो नंबर से किया जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7। ठीक, तो ये चीज़ हम जो बता रहे हैं वो क्या है, वो ये है कि कक्षा जो परमाणु हमारा है, ये परमाणु है, परमाणु जो हमारा है वो परमाणु के कितने कक्षक होते हैं। तो कक्षकों की संख्या जो आज तक तत्व जितने भी बने हैं उन तत्वों में केवल 7 कक्षक ही आज तक हम लोगों ने देखा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अपना चक्कर, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपना चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये देखिए 1 2 3 4, इसी में देखिए 5 6 7 जो होते हैं, इसी तरीके से ऐसे पूरा गोला करके बनाया जाता है। ठीक है, तो ये 7 होते हैं। ठीक, तो इसको अच्छे से बना देते हैं रफ करके। ठीक है, वैसे अभी हम इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सिखा रहे हैं अब आपको। ठीक है, इसके आगे अब हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखेंगे। तो देखिए जैसा कि ये है, ये हो गया आपका प्रोटॉन का, कोई प्रोटॉन का नाभिक है। अब इसके जो चारों ओर जो कक्षक बनेंगे, उसमें कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने कक्षक होंगे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक, 7 हो गया। तो इसमें अब देखिए हम जो ये कक्षक के नाम हमने जो अभी दिखाया है K L M N O P Q, तो ये यही हैं। ये K हो गया, ये L हो गया, ये M हो गया, ये N हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। तो यही कक्षक के नाम है। ठीक है, और इसी को हम लोग नंबर से अगर देखना होगा तो सीधी सी बात है कि इसके पहले वाला पहला, दूसरा और फिर तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां और ये सातवां। तो इस तरीके से नंबर ऑफ कक्ष यानी कि ऑर्बिट, क्या ये कक्ष है ना, कक्ष को जिसको सेल कहते हैं या ऑर्बिट कहते हैं, नाम लेते हैं, उस नाम से हम लोग कह सकते हैं कि कक्ष है, सेल है। ये कितनी सेल है, तो किसी भी जैसे हाइड्रोजन अगर हम लोग ले लेते हैं, हाइड्रोजन इसमें सबसे कम परमाणु भार होता है, जो होता है 1, वो उसके 1 होता है तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 होंगे। तो वो उसके लिए एक कक्ष भी चाहिए, ज़्यादा कक्ष चाहिए नहीं। तो एक ये प्रोटॉन का, ये परमाणु का नाभिक हो गया और उसके जो एक कक्ष ले लिया गया और एक इलेक्ट्रॉन उसमें गत करने लगा, एक इलेक्ट्रॉन गत करने लगा। ठीक, तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, जिसको हम माइनस से, इलेक्ट्रॉन हमेशा माइनस से चार्ज से चलता है और ये जो है हमारे एक कक्ष में भ्रमण करता है। ये हो गया केवल हाइड्रोजन का। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन लिखा, इसको लिखने से पहले हम लोग इसका लिख देते हैं कि ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है, अब इस पे अगर आप देखा जाए तो इसमें अगर देखा जाए तो और क्या क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। पहले इसको रफ कर दिए जाए। इसको तो मैंने जैसे बताया कि इसमें कैसे हम लोग इसको क्या करेंगे कि ये परमाणु के बारे में इसके उदाहरण दे दिया। ठीक है, तो अब इसके एक उदाहरण दिया था। अब इसमें देखेंगे कि हम लोग उपकोष क्या है, उपकोष। ठीक है, उपकोष। तो उपकोष को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उपकोष को हम लोग क्या बोलते हैं, सब सेल। क्या बोलते हैं, सब सेल, सब सेल। उपकोष को सब सेल कहते हैं और उपकक्ष, उपकक्ष को बोलते हैं सब ऑर्बिट, सब ऑर्बिट। दिखा दो। तो इसका क्या होता है कि उपकोष, इसी के उपकोष होते हैं वो कहलाते हैं सब सेल, और उसी के जो होते हैं उपकक्ष होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट। तो जो इसके सेल होते हैं या उपकोष होते हैं तो उसमें उसको हम किससे डिवाइड करते हैं, जिसको हम कहते हैं एस। ये सारे एस पी डी और एफ, एस पी डी और एफ।
ये जो लेटर हैं इसके, ये सारे लेटर जो होंगे वो कितने होंगे, स्मॉल लेटर में होंगे, छोटे अक्षर में, ठीक है, सारे ये स्मॉल लेटर में होंगे। इसको ध्यान दीजिएगा कि हमेशा कभी भी इसको बड़े लेटर में मत कर दीजिएगा, नहीं तो वहाँ पे जो आपका क्वेश्चन रहेगा या जो भी समीकरण आप करेंगे वो गलत मान लिया जाता है। तो ये सारे भी जितने भी हैं लेटर्स वो छोटे में होंगे। और इसमें कितने इन जो कक्ष होते हैं, इन कक्षों में कितने इलेक्ट्रॉन भ्रमण करते हैं। तो ये समझ लीजिए कि S पे हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, P पे हमेशा 6 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, इसमें हमेशा D पे हमेशा 10 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और F पे 14 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अगर इसको आप याद नहीं कर सकते हैं तो सबसे पहली बात आप याद रखिए कि S ब्लॉक का जो S रहेगा उसमें केवल 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 में 4 को ऐड कर दीजिए, 6 मिल जाएगा। उसी में 6 में 4 को ऐड करिए, 10 मिल जाएगा, और 4 को ऐड करिए तो आपका F भी मिल जाएगा। मतलब हमारा कहने का मतलब ये था कि 2S का केवल हमें याद रहे कि 2 है, तो उसमें केवल 4 को ऐड करते जाइए और अगले आपका ब्लॉक मिलता जाएगा, ठीक, मिलता जाएगा ऐसे। तो अब इसको हम लोग ग्राफ करके इस पर हम लोग अभाव का नियम या सिद्धांत उनका हम बताते हैं कि वो उन्होंने क्या कहा था, क्या बनाया था, ठीक है। तो इसको रफ कर दिए, पहले इसको लिख लीजिएगा आप लोग शॉर्ट स्क्रीन करके, जब भी जितना भी चाहिए होगा। यहाँ पे अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी इसलिए उसको नहीं मिटा रहे हैं। तो ये रहता है अभाव का नियम। अभाव प्रिंसिपल, सिंपल ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अभाव का सिद्धांत। अभाव का नियम या इसी को हम लोग सिद्धांत बोलेंगे, अभाव सिद्धांत, ठीक है। तो इस पे हम लोग क्या करते हैं कि इसके जो कोस होंगे, इसके कोस जो होंगे, तो इसमें जो कोस रहता है तो उसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, n से, ठीक है, n से। और इसका n अभी हम लोगों ने बताया ना कि कोस जो होता है n से होता है, उसमें कितने संख्या होते हैं, K L M N O P Q दिखाया था, और इसको 1 2 3 4 5 6 और 7 ये जो हम लोग अभी डिफाइन किया था वही चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और उपकोष जो होते हैं, उपकोष जो होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, S, उसको हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं, किससे, L से, स्मॉल l से, ठीक है, स्मॉल l से प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम लोग किससे लिखते हैं, ये लिखते हैं S P D और F, S P D F। तो इसको अभी हमने कैसे क्या करना है उस पर हमने आपको बता दिया, ठीक। अब इसमें देखिए, इसको अब इसका काम यहीं पे ख़त्म होता है। अब इसको हम लोग इसको रफ कर देते हैं। इसको रफ कर दिए। अब देखिए जो इसका हम लोग स्ट्रक्चर एक तो बना लेते हैं अभाव का सिद्धांत का, और यही हम लोग इलेक्ट्रॉन विन्यास इसके तहत में देखेंगे कैसे क्या आता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, कैसे चालू करेंगे, 1s, फिर लिखेंगे यहाँ पे 2s, हमेशा क्रम में, s ब्लॉक का हमेशा क्रम रहेगा, p ब्लॉक का अलग क्रम रहेगा, d का अलग रहेगा, f का अलग रहेगा। तो f 2s 2p, ठीक, 3s 3p 3d, ठीक है, 4s 4p 4d 4f, ये हो गया। 5 का आप देख लेते हैं, 5s 5p 5d 5f, इसी तरीके से 6s 6p 6d 6f
उसी तरीके से 7s 7p 7d और 7f ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो है नंबर ऑफ यानी कि कोर्स, नंबर ऑफ कोर्स 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कोर्स कह सकते हैं। और उप कोर्स को हम लोग इस तरफ लिखेंगे, तो उप कोर्स जो L है उसको यानी कि आप कहेंगे कि N जो है यहाँ से यहाँ तक N है और यहाँ से यहाँ तक ये जो रहेगा वो रहेगा L, जिसको हम S P D और F में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब जब ये इतना हो गया तो अब बाउ सिद्धांत में उन्होंने कैसे बताया कि उसका जो क्रम चलेगा वो कैसे चलेगा। तो इसमें देखिए ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ये ऐसे और फिर ये ऐसे, फिर उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ये और फिर उसके बाद ऐसे ये हो गया एक इसको भरने का तरीका। मतलब हम किसी भी तत्व का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो उसको हम कैसे भरेंगे वो चीज़ हम यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले सबसे पहले 1s आता है, तो 1s के बाद 2s हो जाएगा, 2s के बाद 2p और फिर इसको मतलब कि ये इस तरीके से चलेगा हमेशा। इस पथ का हमारा पता चल जाता है कि हमें किस पथ पे चलना है। ठीक, तो इस तरीके पे हम इसको डोनेट कर देते हैं कि यानी कि हम इससे चलेंगे, ऐसे ऐसे आएंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए एक डॉट से दिखा देते हैं, जैसे कि कैसे, तो यहाँ पे हम इसको डॉट डॉट करके ये मिला देते हैं जिससे ये आपका सही से समझ में आ जाए। ये रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको अब लिख लेते हैं कैसे हम लोग इसको कैसे कोष्ठक में परमाणुओं का उपकोषीय क्रम किस प्रकार होगा। परमाणु में उपकोष का क्रम। ठीक, परमाणु में उपकोष का क्रम तो किस तरीके से होता है वो हम लोग देख लेते हैं। वो होगा 1s 2s 2p 3s 3p 3d। ठीक है, जैसे ये क्रम है इसका उस तरीके से हम क्रम पहले लिख लेते हैं। फिर 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d और 6f और 7s 7p 7f 7d 7f। ये होता है इसका सही क्रम। लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन कभी भी किसी कक्षक में भरेंगे तो वहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जब भी कभी किसी में भरेंगे तो हम लोग पहले 1s कर लेते हैं, फिर उसके बाद 2s करेंगे, फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे आके ये जो यहाँ पे आया, फिर उसके बाद यहाँ से गए तो यहाँ पे आया, तो ये वाला फॉर्म भरेंगे, मतलब 2p भरेंगे, फिर उसके बाद 3s हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ से गया तो ये देखिए 3p आ जाएगा, फिर उसके बाद 3d ना भर के पहले इस कक्ष को भरेंगे, फिर उसके बाद इस कक्ष को भरेंगे। ठीक, उदाहरण देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इसको भरेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या मिटा लें, इसको मिटा देते हैं जिससे आप लोगों को भी इसमें दिखता रहे कि क्या भरना है किस तरीके से। ये किसका सिद्धांत था, ये अबाउ का सिद्धांत था। देखिए फास्फोरस जो होता है पी का होता है, और फास्फोरस का जो स्थान होता है आवर्त सारणी में, जो फास्फोरस का जो क्रमांक होता है वो होता है 15। और उसका जो भार देखिए, जब भी कभी हम लोग कोई भी तत्व लिखते हैं तो उसका जैसे कि कोई भी तत्व हो गया, तो मान लीजिए ये कोई भी तत्व है ए, तो उसका जो परमाणु क्रमांक होगा वो यहाँ पे भरेंगे और भार जो होगा वो यहाँ पे होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो होगा वो होगा भार,
परमाणु भार। देखिए परमाणु भार रहता है, क्या रहता है, किसी भी परमाणु का जो यहाँ पे ऊपर रहेगा वो रहता है परमाणु भार, और जो नीचे रहेगा वो रहेगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, इससे इसको हम ऐसे समझ लेते हैं, जब भी हमारे सिर पे कुछ भी रखा जाता है तो वो क्या रखा जाएगा, भार रखा जाएगा, और जो हम चलते हैं वो हमारा लोग का कदम यानी कि क्रम रहेगा। ठीक, तो उस तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं। तो ये रहा। तो जैसे ये है फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब इलेक्ट्रॉनों को हम भरते हैं कि किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं कक्ष में। तो इससे पहले कि हम जाने कि कक्ष में कैसे भरना है, तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमेशा 2 में, यस में हमेशा जो मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो 2 भरे जाएंगे। पी में हमेशा जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो 6 भरे जाते हैं। इसी तरीके से डी में जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे वो केवल 10 रहेंगे, और एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 14 भरे जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए, तभी हम इसमें इलेक्ट्रॉन को सही क्रम में भर सकते हैं। ठीक, तो उन इलेक्ट्रॉनों को हमको भरना है, तो हमको इसको आप लोगों ने देख लिया। अब इसमें हम लोग इसको रब कर देते हैं, जिससे हम आप इसको फास्फोरस का इलेक्ट्रॉन बता सकें। ठीक है, तो देखिए जो इसमें 15 इलेक्ट्रॉन हैं, अब 15 इलेक्ट्रॉन को हम किस तरीके से वो डिवाइड करेंगे, उसमें हम लोगों ने देखा है कि 1s2 किसी भी कक्षक में अभी हम लोगों ने देख लिया, एक रखे रहे कि नहीं लिख रहे हैं। तो देखिए जैसे कि किसी एस पे 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लिया। फिर उसके बाद अब अगला आएगा 2s2, दूसरा कक्ष ये रहा ना, पहला कक्ष ये है, पहला कक्ष ये है, दूसरा कक्ष ये रहेगा। तो एस आएगा, तो एस का कितना भरना है, 2 भरना है। फिर उसके बाद आपका अगला क्या आएगा, 2p, तो 2p इसमें कितने भरने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गया। फिर उसके बाद आ गया 3s में कितना भरना है, 3s में आपको 2 इलेक्ट्रॉन भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। फिर उसके बाद अब देखिए उसके बाद हम इसको, उसके बाद आपका आता है 3p आ गया। तो 3p जो है 3p करके उसके बाद हम कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है ये गिनती कर लेते हैं। 2 2 4 4 6 10 तो 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बचा कितना है हमारा इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन बचा है तो इसको चाहिए कितना, 6 इलेक्ट्रॉन। भले इसको कितना भी चाहिए, लेकिन हमारे पास जितना बचा है बस उतना ही हम उसको दे सकते हैं ना। आप इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे हमारे पास अगर 15 रुपये है, कोई 20 रुपये मांगे तो हम 20 रुपये कैसे दे सकते हैं, 15 ही दे सकते हैं ना। तो उसी तरीके से तो यहाँ पे पी को कितना देंगे हम, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन देंगे। तो इसके बारे में उसी तरीके से आपका एक और ले लेते हैं, मान लीजिए उदाहरण के तौर पे एक और लेते हैं, जैसे कि 25 ले लीजिए, कोई भी अगला ले लेते हैं 25। तो 25 को कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो वो देखिए जैसे 1s2 हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 कितना हो गया, 2 2 4 6 10 18 हो गया टोटल। अभी कितना बचना है, अब देखिए ये हो गया। अब देखिए जैसे यहाँ पे 3p हो गया, अब देखिए ये आएगा 4s ना कि 3d, इसको नहीं भरेंगे पहले, क्योंकि यहाँ पे पहले ये चीज़ तो बचा हुआ है ना। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखाया गया है कि इसीलिए मैंने इसको किया कि आपको थोड़ा सा अलग से एक जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए 3p6 हो गया। तो 3p6 से आना तो 3d को चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे लाएंगे किसको, 4s को। 4s और s में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए। ठीक, अब कितना बचा, देखिए अब टोटल बचा 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन को भरने के लिए हमें यहाँ से इस तरफ जाना है, इस वाले में। अब ये वाला आएगा, तो यहाँ पे आएगा 3d। तो 3d में d में कितना होना चाहिए, होना तो 10 चाहिए, लेकिन हमारे पास बचा कितना हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो हम इसको 5 ले लेते हैं। ठीक, तो इसको 5 ही दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 5 ही इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, इसलिए हम इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो देखिए कितना हो गया, 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 2 20 5 25, यानी कि ये हो गया। ठीक है, तो ये रहा आपका उपकोष हो गया। अब बाउल के नियम के सिद्धांत के नियम के हिसाब से हो गया, और यही ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना सीखा दिया हमने।
अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद हम लोग देखेंगे अगली टॉपिक जो भी आएगी वो अगली वीडियो में हम लोग आप डिस्कस करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे और उसमें हम आपको ये भी बताएंगे कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स इंटर में पढ़ना है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली टॉपिक को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे और लेकिन जाने से पहले हम चाहेंगे कि आपको बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आप इधर देख रहे होंगे ये रेड बटन आ रही है ना, तो इस रेड बटन को आप ब्लैक कर दीजिए जिससे आपको हमारे बारे में जानकारियाँ मिलती रहें। और जो उसके बगल में होगा एक बेल होगा उसको बजा दीजिएगा जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, और अगर हो सके तो एक लाइक और उसको शेयर करते रहिए जिससे आपके भी दोस्त इसके बारे में जानकारियाँ एकत्र करते रहें, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसके बाद आप लोग हमारे शिक्षा के प्रसार पे आए, इतना अच्छा वीडियो देखा आपने, जो भी देखा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और बाकी हम लोग अगली वीडियो पे देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।